हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 1 ऐप शुरू कराने वाला हूं। और प्रश्नावली में सबसे पहले हमको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं, जिसका पहला सवाल है धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक है। तो हमारा इसमें बहुविकल्पीय दूसरा सही हो जाएगा, जो दिया है हमको 6a+4। अब कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमसे कोई सवाल में पूछा जाता है कि धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पर हम कौन कौन से धन पूर्णांक मान सकते हैं। तो ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। मान लिया हमने पहला आपका धन पूर्णांक ए माना जा सकता है, और दूसरा हमारा हो जाता है a+1, तीसरा हो जाता है a+2, और चौथा हो जाता है a+3, पाँचवा हो जाता है a+4, फिर आगे डॉट 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 a+5, a+6 अनंत तक मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार मैं बात करूं इस सवाल के अनुसार, तो पहला जो आपका पूर्णांक होगा वो 6a, दूसरा हमको जो होगा वो 6a+1, और 6a+2, 6a+3, और 6a+4, और 6a+5, और अगला आपका 6a+6 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 6a+5 से पहले क्या आ रहा है, हमको 6a+4 आ रहा है। इस प्रकार आपका इस सवाल में आपका द्वितीय यानी दूसरा विकल्प आपका सही हो जाता है। अब मैं आपको इसी क्रम में अगला प्रश्न बताता हूँ, जो हमको दिया हुआ है। अपर में संख्या है, यानी हमको यहाँ पर बहुविकल्पी दिए हुए हैं। पहला विकल्प दिया 22/7, दूसरा पाई, और तीसरा हमको दिया 0.69, और यहाँ पर पाँचवा दिया है 22/√16। तो इसमें हमको अपर में संख्या देखनी है। तो आप देख रहे होंगे हमको केवल ये बहुविकल्पीय दूसरा आपको सही हो जाएगा, यही हमारा अपर में होगा, क्योंकि पाई वाला जो पद होता है वो हमारा अपर में हो जाता है, बाकी आपकी ये सब पर में होंगे। ठीक है, इसी क्रम में मैं आपको सवाल नंबर तीसरा बताता हूं। तो तीसरा हमको दिया है संख्या 4√3 है, पूर्णांक पर में, अपर में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमको जो संख्या दी है वो हमारी अपर में होगी, क्योंकि 4 तो अंडरूट के बाहर है, लेकिन 4 अंडरूट के 3 है जो बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए ये हमारी अपर में संख्या हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए हमको क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि निम्न में परमेय संख्या है। तो इसमें हमको देखना है कि परमेय संख्या है। जैसा कि यहाँ पर देखिए पहला आपको दिया है √5, जो आपकी अपर में होगी। अब अगला हमको दिया हुआ है √1। तो देखिए यहाँ पर √1, तो हम 1 के गुणा में मनचाहे कितने 1 रख सकते हैं, लेकिन उनका गुणनफल हमेशा 1 ही आता है। तो इस प्रकार आपका वर्गमूल 1 हो जाता है। मतलब ये हुआ कि 1 के ऊपर कितने भी क्रेडिट चढ़ी हो, चाहे कितनी घात चढ़ी हो, उसका मतलब 1 ही होता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाता है, ये आपका परमेय है। अब मैं इसकी हल करने की बात करूं, तो देखिए यहाँ पर 1 के बटे में 1 कर लेंगे, और +4 के बटे में 9, और उनको जब एलसीएम निकालेंगे तो देखिए हमको प्राप्त होगा 9। एलसीएम ले लेंगे तो 9 एकम 9, और +4 यानी कि √12 बटे आपको 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूँगा 12 को वर्गमूल निकालने की। तो यहाँ पे 12 का हो जाता है आपको 2√3, और बटे में आपका 9। इस प्रकार आप देखेंगे ये जो 3 है वो अंडरूट से बाहर नहीं निकलेगा, और यहाँ पर 9 का वर्गमूल हो जाता है 3। इसी प्रकार ये जो आपको चौथा है वो भी आपका अपर में ही हो जाता है। अब देखिए हमारा प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में परमेय संख्या है। तो इसमें हमारी देखिए कौन सी परमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर मैं पहले इसको देखता हूँ, तो दशमलव के बाद आपको 7 दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं इन संख्याओं में कोई भी आपको 7 दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि इसमें किसी भी संख्या की लगातार रिपीटिंग या लगातार बार बार नहीं आ रहा है।
यहाँ पर देखिए जो 7 दिया अंडर रूट में वो वैसे भी हमारा अपर में है क्योंकि ये बाहर अंडर रूट से नहीं निकलेगा। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप देख रहे होंगे कि 10 के बाद 7 है, तो आगे फिर आपको 7 दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर एक संख्या के बाद लगातार रिपीटिंग हो रही है, तो यही हमारी परम संख्या हो जाएगी। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं जैसा कि 2.737373। तो यहाँ पर देखिए, हाँ रिपीटिंग वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, तो हमको निश्चित 3 तक ही दिया हुआ है, यहाँ पर रिपीटिंग वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए एक तो अपनी तरफ से रख लिया मैंने, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो हमने झट से 6 अंक नीचे उतार लिए और दशमलव को हटा दिया, तो हमको 27 37 और 3/160 प्राप्त हो जाता है। यही जो है वो हमारा P/Q का रूप हो जाएगा, इसलिए हम इसको परम संख्या कह सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ चौथे नंबर की। तो चौथे नंबर में देखो हमको दिया हुआ है 0.9, तो यहाँ पर अगर हम इसका आवाज़ गुणनखंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं 3 × 3, लेकिन अब बात आती है दशमलव की, तो दशमलव के बाद यानी दशमलव के बाद केवल यहाँ पर एक अंक है, तो यहाँ पर हम केवल एक ही संख्या के बाद दशमलव लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 है, ये 0.3 है, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते, जिससे आपका जोड़ा नहीं बनेगा, इसलिए ये आपका अपरिम हो जाता है। ठीक है, इसी क्रम में मैं आपको सवाल नंबर 6 बताता हूँ। देखिए सवाल नंबर 6 हमको दिया हुआ है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्न रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है समपूर्णांक की, तो अगर मैं अपनी तरफ से या किसी सवाल में समपूर्णांक मानने की बात आती है तो हम क्या मानते हैं, तो ठीक है देखिए, अगर किसी सवाल में हमको समपूर्णांक मानना होता है तो पहला जो समपूर्णांक होता है वो हमेशा हमको 2m या 2a कुछ भी ले सकते हैं, और अगला हमारा होगा 2m+2, और अगला होगा 2m+3, इसी प्रकार आप अनंत तक ले सकते हैं। तो आपका जो पहला पूर्णांक आया है समपूर्णांक, वो आपको क्या दिया हुआ है, 2m दिया हुआ है, तो आपके इस प्रश्न का विकल्प तीसरा सही हो जाता है। अब मैं आपको सवाल नंबर अगला दिखाता हूँ। देखिए अब मैं आपको सवाल संख्या 7 बताना चाहता हूँ, जो दिया हुआ, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। अब यहाँ पर जो बात हो रही है विषम पूर्णांक की हो रही है, तो देखिए जब हमको किसी सवाल में विषम पूर्णांक के मानने की जब बात आती है तो इसमें हमारा पहला जो विषम पूर्णांक हो जाता है वो हमारा हो जाता है 2q+1, और दूसरा हो जाता है हमारा 2q+2, और तीसरा हो जाता है 2q+3। इसी प्रकार हम जी चाहे अनंत तक लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको जो बात हो रही है वो प्रत्येक विषम पूर्णांक का जो रूप होता है वो हमको होता है, यहाँ पे थोड़ा विकल्प गलत हो गया था हमसे, यहाँ पर 2q+1 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। देखो मैं आपको प्रश्न संख्या 8 बताने वाला हूँ। संख्या n² - 1, 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। कहने का मतलब ये हुआ, जो हमको संख्या दे रखी n² - 1 वो 8 से विभाजित होती है यदि n है, यानी एक पूर्णांक हो तब विभाजित होगी, या प्राकृत संख्या हो तब विभाजित होगी, या विषम संख्या है तो विभाजित होगी, या सम संख्या है तो विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि n का कौन सा मान रखने पर ये जो n² - 1 का जो हल है वो 8 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ पूर्णांक की। तो यहाँ पर आपका पूर्णांक चाहे प्लस संख्या हो चाहे माइनस संख्या हो, यानी कि n का मान आपका हो जाता है यहाँ पे पूर्णांक के लिए कोई भी संख्या ले सकते हैं, माइनस प्लस या कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम चलो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया आपका माइनस का मान ले लिया, चलो ठीक है। तो अब देखते हैं
कि एन स्क्वायर माइनस वन का हल क्या प्राप्त होता है। तो ठीक है, देखिए माइनस वन का स्क्वायर और माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन आता है और माइनस वन, यानी कि आपको प्राप्त होगा 0, जो 8 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, इसी क्रम में मैं अगला देखना चाहूँगा n बराबर प्लस का 2। तो ज़रा देखता हूँ, तो देखिए n स्क्वायर माइनस वन का जब हल ढूंढेंगे तो हमको मिलेगा 2 का स्क्वायर माइनस वन, तो 2 का वर्ग हमारा 4 और यहाँ पर 1 माइनस का, तो आपको 3 प्राप्त होगा। जो 3 प्राप्त हुआ ये भी क्या है, 8 से विभाजित नहीं है। ठीक है, इसी क्रम में मैं बात करता हूँ n बराबर प्राकृत संख्या होगी। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से इन्फिनिटी तक, 1 2 3 से इन्फिनिटी तक क्या होती है आपकी प्राकृत संख्या हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी मैं आपका रख के देखता हूँ। चलिए, मैंने आपको 1 रख के दिखा दिया, 2 भी रख के दिखा दिया है, और मैं रख के देखता हूँ 3। यानी अगर मैं n बराबर 3 रखूँ तो देखिए n स्क्वायर माइनस वन बराबर, देखिए क्या प्राप्त होगा, 3 का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का वर्ग क्या होगा, प्लस का 9 और इधर माइनस का 1, आपको 8 प्राप्त हो जाता है। जो n स्क्वायर माइनस वन का जो हल हुआ है वो 8 प्राप्त हुआ, तो आप देख रहे हैं ये 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में मैं अगला रख के देखता हूँ n बराबर 4। ठीक है, तो n बराबर 4 रखूँगा तो हमको n स्क्वायर माइनस वन बराबर 0 का हल देखिए क्या मिलता है, बराबर 0 नहीं लिखना हमको, n की जगह 4 लगा देना, तो आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस वन, तो 4 का वर्ग हमको प्राप्त होगा 16 और माइनस वन, जब माइनस वन करेंगे तो हमको मिलेगा 15। तो आप देख रहे होंगे जो 15 है वो 8 से विभाजित नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देख के समझ गए होंगे कि अगर हम यहाँ पर n का मान 3 रखा, मतलब 3 क्या होती है, विषम संख्या होती है, तो हमारा 8 से विभाजित हो रहा है, जो मान है वो 8 से विभाजित हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने n का मान रखा सम संख्या, तो आप देख रहे होंगे आपको जो 8 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो विषम संख्या हो जाती है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ।